जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ पेनिस्ट्री और एनएम की क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जा रहे हैं। और देखिए, ये आप लोगों का जो है बायोलॉजी का टॉपिक है, आप लोगों का कौन सा, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब मानव शरीर क्रिया विज्ञान से सारे के सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे करवाने वाले हो। और साथ ही नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। ओके, चलेगा। यहाँ पे आप लोगों को ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी हल करवाया जा रहा है, देन इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन हो या फिजिक्स या केमिस्ट्री के, ठीक है, जीके की क्लास भी आप लोगों के लिए ली जा रही है। प्यारे साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को स्टूडेंट वार टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी, वहाँ पे भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर किए जाते। चलिएगा, स्टार्ट करने वाले क्लास को। देखिए, ये है आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है ह्यूमन फिजियोलॉजी से, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर क्रिया विज्ञान से देखेंगे हम सारे के सारे क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे करना है हम लोगों को, मोर देन 200 क्वेश्चन है इस टॉपिक से, ठीक है। चलिएगा, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियाँ होती है 312, 206, 208 या 300। तो गाइस चलेगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो एक वयस्क मानव होता है उसमें कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो आप लोगों को याद रहना चाहिए, मोर देन 300 रहती है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा 300, ठीक है। चलेगा, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8, 30, 32 या 34? तो याद रखिएगा आप लोग, इसका उत्तर हो जाएगा 8। ओके, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 होते हैं, 10 होते हैं, 14 होते हैं या 11 होते हैं? तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर आप लोग भी करने की कोशिश कीजिएगा हमारे साथ, ठीक है। आप लोग भी करते जाइए। 12 होते हैं, ये याद रखिएगा, जोड़ी, ठीक है, पसलियों की जोड़ी, मतलब टोटल 24 पसली होती है आपकी, और जोड़ी में पूछे तो 12 होती है, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? प्रबल मतलब मजबूत। जांग में, जबड़े में, भुजा में या गर्दन में? तो ये आप लोग याद रखिएगा, आपकी जो जबड़े की अस्थि होती है वो सबसे मजबूत होती है। ओके, आपने देखा होगा, बहुत ताकतवर होती है ये। आप इसको टच करके देखोगे, फील करके देखोगे, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। ओके, चलेगा। देखिए, ये बायोलॉजी के ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक से है आप लोगों के सारे क्वेश्चन। तो ये आप लोगों के सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। चलेगा, प्यारे साथियों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? कान में, घुटने में, अंगुली में या नाक में? तो प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए, जो आप लोगों की मानव शरीर में किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है, तो ये कान में होती है आप लोगों की। ओके, जिसका नाम स्टेपिज होता है, ओके, हड्डी का। ओके, कान में की यानी कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती है, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है, आगे सब मिल जाएगा। चलिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज, फिबुला, टिबिया या फीमर? तो आपको ध्यान में रखना है, फीमर, जो कि आप लोगों की कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन है टिबिया, ह्यूमरस, फीमर और फिबुला। तो ये जो टिबिया है आपके टांग में पाई जाती है, फीमर आपके जांघ में पाई जाती है, और फिबुला भी आप लोगों के जो है घुटने में पाई जाती है। तो बची कौन सी? ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है आपकी मानव पैर की हड्डी नहीं है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ये जो आप लोगों की ऊपरी भुजा है ना, वो कहलाती है आपकी ह्यूमरस, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये इसका नाम निहाई है या रकाब या फिर कान की हड्डी या जांघ की हड्डी? तो
बताया था मैंने आप लोगों को, जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसका नाम फीमर होता है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो बताया था टीबिया आपके टांग में पाई जाती है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये जांघ की सबसे लंबी, जिसको फीमर कहते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? मानव कान का भाग नहीं है। तो स्तूनक, रकाब, उर्वस्थि या ककुद। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा उर्वस्थि। ओके, बाकी ये तीनों आप लोगों की मानव कान में पाई जाती है, ठीक है। स्तूनक, रकाब और ककूद कई के, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा गाइस, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे प्यारे साथियों। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके, देखिए आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? आयोडीन की कमी, लोहे की कमी, कैल्शियम की कमी से या कोबाल्ट की? तो आपको पता होना चाहिए आप लोगों की जो हड्डियां है वो मजबूत क्यों होती, क्यों? कैल्शियम के कारण होती है। ओके, तो अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी। उत्तर कैल्शियम की कमी के कारण इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अस्थि कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, फेरिक नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम? तो पता होना चाहिए आप लोगों को। ओके, अस्थियों में आपका कैल्शियम फॉस्फेट सर्वाधिक मात्रा में होता है, इसी के कारण हड्डियाँ मजबूत होती है। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। बहुत ही बढ़िया सा और शानदार सा क्वेश्चन, हमेशा याद रखिएगा। बोन्स और मसल्स को कौन जोड़ता है? ओके, मसल्स को कौन जोड़ता है आपके, ठीक है। बोन्स और मसल्स को कौन जोड़ता है? तो ये आपका क्या कहलाता है? लिगामेंट, उपास्थि, टेंडन या एक नई छोटी पेशी? तो टेंडन हमेशा याद रखिएगा, टेंडन। ओके, बोन्स और मसल्स को कौन जोड़ता है? टेंडल्स, ठीक है, टेंडन जोड़ता है। और बोन्स को कौन जोड़ता है? हड्डी और हड्डी को। ये भी क्वेश्चन पूछता है, बोन्स प्लस बोन्स, ठीक है। तो ये आप लोग रखिए लिगामेंट। ओके, बोन्स को लिगामेंट, ये भी याद रख लीजिएगा, भूलिए मत। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? जी हाँ, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20, 28। तो ये याद रखिए आप लोग, 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं, ठीक है। चलिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पेनक्रियास में, मतलब अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या आमाशय में? तो याद रखिएगा, जो अधिकांश पाचन क्रिया होती है वो आपकी छोटी आंत में होती है। ओके, छोटी आंत में। बढ़ते हैं आगे, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये आपके मुख से प्रारंभ होती है, ठीक है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 16, 18, 22, 32? तो ये होती है 32 फीट लंबी होती है। बढ़ते गाइस, क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जीके से लेके फिजिक्स से लेके बायोलॉजी सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को करवा रहे गाइस, चलिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे मुख में मंड मतलब स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? देखिए, जो क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिखा रहा है उसको हम पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हो सकता है कोई क्वेश्चन अच्छे से ना आया हो। चलिए, मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन, लाइपेज? तो इसका उत्तर याद रखिए आप लोग, मंड का शर्करा में पाचन टाइलिन के द्वारा होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोगों के सामने। डाटा की क्वालिटी थोड़ा हाई कर लीजिएगा आप लोग, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से दिखाई दे ये। ओके, चलेगा। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यकृत, पित्ताशय, कार्निया या आंत? तो गाइस, बहुत ही शानदार और सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, क्या बोला है? पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो यकृत भी है, पित्ताशय भी है और आंत भी है। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया आपकी आँख का भाग है। काय का?
आँख का भाग है और यहाँ पे डाइजेशन के बारे में पूछा है, तो आँख से डाइजेशन तो बिल्कुल नहीं होता है। तो आँख, ये कार्निया आपका इसका उत्तर हो जाएगा। और देखिए जो नेत्रदान है ना, नेत्रदान करते हैं तो यही भाग आप लोगों का आँख का दिया जाता है, कॉर्निया कह के, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो प्रोटीएज, लाइपेज, पेप्टिडेज या एमाइलेज। तो ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है एमाइलेज, इसका उत्तर हो जाएगा एंजाइम, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये इसका नाम है रेनिन, आप याद रखिए रेनिन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? ट्रिप्सिन, सेलुलोज, पेप्सिन या एमाइलेज। तो ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा एमाइलेज, ठीक है। बढ़ते हैं गाइस, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग गाइस, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दे और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे, ताकि हमें भी एनर्जी फुल मिले और बिल्कुल आप लोगों के लिए डट के काम करें। चलिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये आप लोगों का कौन सा पाया जाता है प्यारे साथियों? टाइलिन के पाया जाता है एंजाइम, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा की, पानी की, एंजाइम की, खनिज की। तो प्यारे साथियों, जो एंजाइम है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, बिना एंजाइम के आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या वसा। तो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है लार आपकी, ठीक है। मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट में, याद रखिएगा। मनुष्य की मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो यकृत, आमाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो ये देखिए, ये याद रखिएगा, छोटी आंत में होता है, ठीक है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? छोटी आंत से, मुख गुहा से, ग्रास नली से या उदर से। तो जो आप लोगों का प्रोटीन है ना, उसका पाचन आपके उदर मतलब पेट से शुरू होता है, ठीक है। उदर मतलब पेट से शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? बाल्य ग्रंथि, कंठ नली, महाधमनी या ग्रास नली। तो जो आहार नलिका है ना, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं, याद रखिएगा, ग्रास नली। ओके, चलिए। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? आमाशय, अग्नाशय, वृक्क या यकृत। तो ये हो जाएगा यकृत। ओके, चलिए। पेप्सिन है, पेप्सिन एक क्या है? एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है या खनिज है। तो इसका उत्तर होगा आपका क्या है? एंजाइम है। ओके, पेप्सिन एक एंजाइम है। बढ़ेंगे आगे। तो पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन बदल देता है स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को एमिनो अम्लों में या वसा को वसा में। तो याद रखिएगा, पेप्सिन एक एंजाइम है जिसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है ये, ठीक है। चलिए, बहुत ही शानदार, मज़ा आएगा। देखिए आप लोग, ये सारे के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सब आप लोगों को करवा दिए जाएंगे। आप लोग बस स्टूडेंट वार एजुकेशन परिवार के साथ बने रहिएगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा में, ग्लूकोज में, एमिनो अम्ल में या शर्करा में। तो ये बदल जाते हैं आप लोगों के एमिनो अम्लों में बदल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है?
निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? आंत, आमाशय, अग्नाशय या यकृत? तो वो है आप लोगों का यकृत। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त, पित्त मतलब बाइल, निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? जी हाँ, तो ये जो बाइल आपका होता है वो आप लोगों का कहाँ? यकृत में होता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए पित्त, पित्त बाइल जमा होता है। अब क्वेश्चन में डिफरेंस भी देखिएगा। ओके, पैदा यकृत के द्वारा होता है लेकिन जमा कहाँ होता है ये भी आप लोगों को पता होना है। पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक है, चलिए पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? बाइल का वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, वसा का पाइशीकरण मतलब एमल्सीकरण। तो उत्तर याद रखिएगा, ये जो पित्त है ना उसका कार्य होता है वसा का पाइशीकरण करना, इमल्सीकरण करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो यकृत को कहा जाता है रासायनिक कारखाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे साथियों। तो देखिए यहाँ पे पेश मेकर का संबंध किससे है? पेश मेकर का संबंध किससे है? गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा या हृदय? तो याद रखिए हृदय से संबंध है पेश मेकर का। बढ़ते हैं आगे। पेश मेकर का कार्य क्या है? मूत्र बनने का नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन प्रारंभ करना या श्वास क्रिया प्रारंभ करना? तो पेसमेकर आपका हृदय से संबंधित है, इसका काम होता है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? गुर्दा से, मस्तिष्क से, हृदय से या फेफड़ा से? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का हृदय से। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों मतलब दीवार पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो ये जो है धमनी। ओके, धमनी पर डाले गए दबाव। ठीक है, रक्त द्वारा डाले गए दबाव, किनकी? धमनी की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को क्या कहेंगे हम? रक्तदाब कहेंगे, ब्लड प्रेशर कहेंगे। ठीक है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले जैसा रहता है? तो देखिएगा सोते समय जो है आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है मतलब घटता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हमेशा याद रखिए लेक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता मापते हैं। किसकी? दूध की शुद्धता मापते हैं। थर्मामीटर से हम ताप मापते हैं। ठीक है, और ग्लूकोमीटर से क्या ना मापेंगे हम? तो ग्लूकोज वगैरह मापते, शर्करा। ओके, ठीक है, लेकिन आपका जो है स्फिग्नोमैनोमीटर, तो इससे मापेंगे हम रक्तचाप। क्या मापेंगे? रक्तचाप मापेंगे। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये जो आप लोगों की लब डब की ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो ये हृदय की क्रिया के कारण लब डब की ध्वनि आप लोगों की होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक शब्द का उपयोग खालिस्तान के संदर्भ में किया जाता है। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक शब्द, ओके रिपीट करूँ क्वेश्चन। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक शब्द का उपयोग खालिस्तान के संदर्भ में किया जाता है। आँखों की दृष्टि में समस्याओं का पता लगाना, रक्त प्लेटलेट्स की गिनती, रक्तचाप को मापना है, रक्त ध्वनि का पता लगाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्तचाप को मापना। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड समय लगता है। देखिएगा, ठीक है। मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट क्या होती है? तो ये कितनी होती है? 70 से 80 बीट प्रति सेकेंड होती है। याद रखोगे आप लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो ये कितने होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। ओके, चलिए तो आगे और बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए गाइस, ये
आगे रहा आप लोगों का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग क्लास करेंगे यहाँ पे कवर। रक्त में पाई जाने वाली धातु है कैल्शियम, जिंक, सोडियम, लोहा। तो याद रखिएगा रक्त में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है, तो मस्तिष्क, अस्थि मज्जा या हृदय या फेफड़ा। तो याद रखिए शरीर का जो अंग है अस्थि मज्जा, जिसको बोन मेरो कहते हैं हम, ओके, ये रक्त उत्पादन करता है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये वाला पॉइंट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की क्रिया को क्या कहते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। खून के शुद्धिकरण की प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, तो रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। चलेगा, आप लोग भी कमेंट्स करने की कोशिश कीजिएगा और क्वेश्चन कैसे लग रहे हो तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कीजिएगा। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी। तो ये याद रखिए आप लोग, इसका उत्तर हो जाएगा आरबीसी, हीमोग्लोबिन, ओके। हीमोग्लोबिन में होता है क्या होता है, लोहा पाया जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण अंग है, तो ये किसका है हीमोग्लोबिन, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स का है जो कि महत्वपूर्ण अंग, ठीक है। तो चलिएगा गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। जी हाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट लेके फिर हम लोग मिलते हैं, सारा का सारा जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू साथियों।